Hello friends, welcome back to my YouTube channel The Math Factory. I am Kunal Chaudhary and आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ that is for grade 12 for the very first time. So आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं that is total probability and Bayes theorem. So I am 100% sure कि जिन लोगों ने probability अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है या जो लोग इस टॉपिक से बच रहे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम दे रहा होगा कॉन्सेप्ट वो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस थ्योरम ही होगा, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं क्रिएट कर पाते हैं। यहाँ हम प्रोबेबिलिटी का वैसे भी कभी भी कोई क्वेश्चन रीड करते हैं तो अनलेस हम कॉन्सेप्ट को लेके श्योर नहीं है हमें आंसर का कभी श्योरिटी होता ही नहीं है। सो व्हेन इट कम्स टू दीज टू टॉपिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कैसे क्वेश्चन रीड करके हमें पता पड़े कि क्या क्वेश्चन ये टोटल प्रोबेबिलिटी का है कि क्या ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। सो मैं आपके लिए एकदम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा एंड देखते हैं उसके बाद आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है कि नहीं आता है। सो आई स्टार्ट विद दिस। सो आपको समझ में आएगा बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम मैंने दोनों एडजेसेंट लिख के रखे हैं क्योंकि बहुत ही हल्का सा अंतर होता है दोनों कॉन्सेप्ट में। बस वही आइडेंटिफाई करना मैं आपको सिखाऊंगा। सो कमिंग ऑन टू फर्स्ट टोटल प्रोबेबिलिटी। सो द क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। It says box 1 contains 4 white and 6 black balls and box 2 contains 5 white and 5 black balls. One of the box is selected at random and a ball is drawn. What is the probability that it is a white ball? Now आप बेटा अपने लॉजिक से बताओ ये क्वेश्चन रीड करके आपको क्या डेटा प्रोसेस हुआ कि एक बॉक्स में आपके पास में 4 व्हाइट 6 ब्लैक है, दूसरे बॉक्स में आपके पास 5 व्हाइट 5 ब्लैक है। अब मुझे बोला गया कि एक बैग को सिलेक्ट करना है और उसमें से एक बॉल निकालनी है और मुझे बताना है कि वो व्हाइट कलर की होनी चाहिए। तो लॉजिकली भी आप क्या बोलोगे, सर ऐसे व्हाइट निकालने के लिए तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो सर मैंने बैग 1 को सिलेक्ट करके उसमें हाथ डाला होगा, उसमें से जो बॉल निकला होगा वो व्हाइट होगा, या फिर मैंने बैग 2 में हाथ डाला होगा, बैग 2 को सिलेक्ट किया होगा, उसमें हाथ डाला होगा और उसमें से जो बॉल निकाला होगा वो व्हाइट होगा। सो अल्टीमेटली आपको समझ में तो आ रहा है सर देयर आर टू केसेस पॉसिबल। बट आपने इससे पहले भी बेटा कुछ क्वेश्चंस किए जहाँ केसेस बनते हैं बट वहां हम कभी भी टोटल प्रोबेबिलिटी वर्ड नहीं यूज करते थे। सो व्हाई दिस टाइम सर? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो दो केसेस बन रहे हैं ना उन केसेस की खासियत क्या है। ये वाले वो क्वेश्चन है बेटा जहां सारी बातें स्टेजेस में की जाती हैं, जहां पे इवेंट्स किस ऑर्डर में अकर कर रहे हैं मेरे लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मैं एक बैग को सिलेक्ट करूंगा, फिर उसमें हाथ डालूंगा, फिर उसमें से बॉल निकालूंगा और फिर उसका कलर नोट डाउन करके मैं बताऊंगा कि वो व्हाइट कलर का है। ठीक है, तो स्टेजेस क्या है, बैक सिलेक्शन, पोस्ट दैट ड्रॉइंग अ बॉल एंड देन द आउटकम शुड बी अ व्हाइट बॉल। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे बेटा कुछ नोटेशंस होते हैं E1 E2 और A। अब ये क्या होता है बेटा, A क्या होता है, मेरा कॉमन इवेंट। यहाँ पे कॉमन इवेंट क्या है बेटा, अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ व्हाइट बॉल, कि जो मैं बॉल ड्रॉ कर रहा हूँ वो व्हाइट कलर की है। अब बेटा व्हाइट के लिए ही तो बात हो रही है कि व्हाइट दो केसेस में पॉसिबल है। सर यहाँ तो बैग 1 में से आपने निकाला होगा या बैग 2 में से निकाला होगा। सो ए हैपेंस टू बी अ कॉमन इवेंट और कॉमन इवेंट को बेटा हमेशा मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं। सो व्हाट इज माय ए? ए इज ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। ठीक है, फिर आता है बेटा E1 और E2। E1 और E2 क्या होते हैं बेटा, जिनकी वजह से केसेस बनते हैं। यहां मेरे दो केसेस बन क्यों रहे हैं, क्योंकि बेटा मेरे पास दो अलग अलग बॉक्सेस हैं, इस वजह से केसेस क्या बन रहे हैं, दो अलग अलग बन रहे हैं। सो व्हाट इज माय E1? सिलेक्टिंग बॉक्स 1 और E2 क्या हो जाएगा बेटा, सिलेक्टिंग बॉक्स 2। ठीक है, ये हो गया ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, E1 हो गया सिलेक्टिंग बॉक्स 1, E2 हो गया सिलेक्टिंग बॉक्स 2। अब आते हैं बेटा यहाँ पे ए व्हेन E1 हैज टेकन प्लेस, इसको कैसे रीड करते हैं। आई होप आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा। देखो बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ना फॉर्मूला याद रखना इज डिफरेंट, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आपको इसका सिग्निफिकेंस, इसका मीनिंग क्या होता है या किस तरीके से रीड किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। सो व्हेन आई से ए व्हेन E1 हैज टेकन प्लेस, इस स्लैश का मतलब है व्हेन। So A when E1 has taken place, meaning I want to draw a white ball when I know that I have already selected box 1। तो मैंने कहा सीधे सीधे बोलो ना कि you are drawing a white ball from box 1। So A when E1 का मतलब क्या है, selecting white ball from
बैग या बॉक्स वन, ठीक है, फ्रॉम बॉक्स वन। वैसे बेटा A1 E2 क्या हो जाएगा? सिलेक्टिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम बॉक्स टू, सिलेक्टिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम बॉक्स टू। ठीक है, तो ये बेटा अभी हमारी सिर्फ नोटेशन वाइज तैयारी हुई है। अब हम एक एक करके बेटा इनकी प्रोबेबिलिटीज के बारे में पहले बात करेंगे। सो व्हेन आई से P ऑफ E1, सो P ऑफ E1 क्या है? आई वॉन्ट टू सिलेक्ट बॉक्स वन, तो बेटा है ही दो बॉक्सेस, दो में से एक बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। वैसे ही व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स टू, दैट इज अगेन 1/2। नाउ कम्स अ इंपॉर्टेंट स्टेप कि सर ये P ऑफ A व्हेन E1 हैज टेकन प्लेस का मतलब क्या? इसका मीनिंग है यू आर ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम बॉक्स वन। अब आप बताओ बेटा, बॉक्स वन में 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक हैं, तो टोटल बॉल कितने हो गए? 10। इन 10 बॉल में व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 4/10। डोंट कैंसिल इट, एज इट इज रहने दो, आप 4/10 ही रहने दो। वैसे सिलेक्टिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम बॉक्स टू दैट इज नथिंग बट P ऑफ A व्हेन E2 हैज टेकन प्लेस। तो बेटा सेकंड बॉक्स में से व्हाइट सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/10। तो बेटा ये क्या बन जाएगा हमारा? 5/10। नाउ सर निकालना क्या है? बेटा आप देखो ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल का नाम क्या है बेटा? ए। तो बेसिकली मुझसे डिमांड क्या आई है? डिमांड आई है कि भाई आप ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब यहां से आता है बेटा हमारा फॉर्मूला। सर P ऑफ ए निकालना है, कैसे निकालोगे? तो जो मैंने बेटा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बताया, बस वही अपन को मैथमेटिकल नोटेशन में रखना है। मैंने क्या बताया? पहले मैं एक बैग सिलेक्ट करूंगा, फिर बैग में हाथ डाल के उसमें से बॉल निकालूंगा, वो भी व्हाइट कलर की। केस टू, मैं बैग टू में हाथ डालूंगा, उसमें से मैं व्हाइट कलर का बॉल निकालूंगा। सो व्हाट आई सेड, उसको मैथ्स में कैसे लिखूंगा? सर आपने बॉक्स वन सिलेक्ट किया होगा, इनटू आपने बॉक्स वन में से व्हाइट बॉल निकाला होगा। बॉक्स वन का सिलेक्शन इनटू ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल व्हेन बॉक्स वन इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। दिस इज केस नंबर वन। केस नंबर टू क्या है? सर आपने सेकंड बॉक्स सिलेक्ट किया होगा, इनटू उस बॉक्स में से सर आपने क्या निकाला होगा? व्हाइट बॉल निकाला होगा। तो जो हम बोल रहे हैं मैथ्स में बेटा लिखेंगे तो ऐसे ही, उन सबका मीनिंग भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बस हमें करना क्या है बेटा? वैल्यूज को इंसर्ट करना है, हमारा काम हो जाएगा। दिस इज 1/2 इंटू ए वन ई वन एज टेकन प्लेस इज 4/10 प्लस E2 क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 1/2, ए वन E2 एज टेकन प्लेस इज 5/10। सो इफ यू जस्ट हैव अ लुक बेटा, ये क्या निकल के आया? 4/20 प्लस 5/20, और फाइनल आंसर इज 9/20। सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। सो ये था बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी। सो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या करता है? सारे केसेस को एड अप करके मेरे को उस कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताता है जो हर एक केस में एग्जिस्ट करता है। सो दिस वाज टोटल प्रोबेबिलिटी। नाउ हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बेस थ्योरम, या हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि सर बेस थ्योरम का क्वेश्चन कौन सा है, टोटल प्रोबेबिलिटी का? अब आप क्वेश्चन रीड करना बेटा, तो आपको अपने आप अंतर समझ में आएगा क्या है। देखना, लगभग क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है मैंने। बॉक्स वन कंटेन्स 4 व्हाइट 6 ब्लैक, वहां पे है। बॉक्स टू कंटेन्स 5 व्हाइट 5 ब्लैक, वो वहां पे है। वन बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन, वहां पे भी लिखा है। इफ द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी व्हाइट इन कलर, वहां बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी मांगी गई थी कि जो बॉल आप ड्रॉ कर रहे हो व्हाइट कलर का होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इसने सामने से बता दिया है कि मैंने एक बॉल ड्रॉ कर लिया और उसका कलर व्हाइट है, वो ऑलरेडी इवेंट हो चुका है। वो उसने मेरे को बताया है कि वो इवेंट व्हाइट कलर का बॉल मैं ड्रॉ कर चुका हूं। तुम तो ये बताओ कि दिस प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स वन। अब आप समझो बेटा, ये वाला बेस थ्योरम क्यों है? क्योंकि बेटा ये मेरे को रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाने वाला है। मैंने आपको बोला था टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस थ्योरम में मेरे लिए किस ऑर्डर में इवेंट चला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इफ आई जस्ट सी द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स, उसमें क्या है? सर पहले बैग का सिलेक्शन होना चाहिए, फिर हम उस बैग में हाथ डालेंगे, फिर उसमें से व्हाइट कलर का निकालेंगे। तो मैं तो वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि पहले तुम ये बताओगे कि कौन सा बैग सिलेक्ट करना है, बाद में तुम उसमें से कौन सा बॉल उठा रहे हो उसकी बात होगी। बट यहाँ पे आप देखो, इसने बोला इफ द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी व्हाइट इन कलर, मतलब आपने बॉल उठा लिया और कलर भी बता रहे हो। आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपने बैग वन सिलेक्ट किया था कि बैग टू सिलेक्ट किया था। तो एक स्टेज बेटा स्किप हो गया है ना। तो बेस थ्योरम की खासियत क्या होती है बेटा?
वो जो कॉमन इवेंट होता है ना बेटा, जैसे यहाँ पे व्हाइट कलर का बॉल है, वो फर्स्ट केस में भी आएगा, सेकंड केस में भी, वो ऑलरेडी हो चुका होता है। सो व्हाइट कलर का बॉल ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है। अब द थिंग इज कि इसमें जो स्टेज बेटा स्किप हो गया होता है ना, लास्ट लाइन में बेटा उसी की प्रोबेबिलिटी मांगी गई होती है। देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1। सो आप डायरेक्ट आपने बॉल ड्रॉ करके आपने बोला व्हाइट कलर का है, आपने ये नहीं बताया कि बैग 1 से हुआ है कि बैग 2 से, मतलब आपने एक स्टेज स्किप कर दिया था, और जो स्टेज स्किप हुआ है आपने उसी की तो प्रोबेबिलिटी मांगी है। जब ऐसा होता है तो बेटा उसको अपन क्या कहते हैं, बेस थ्योरम कहते हैं। इसमें ऑलरेडी इवेंट हो नहीं चुका होता है, इसमें ऑलरेडी कॉमन इवेंट हो चुका होता है। आपको रिवर्स डायरेक्शन में जो स्टेज पहला वाला स्किप हो गया है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। सो बेसिकली बेटा ये सारी चीजें सेम रहेंगी, बस आपका क्या हो जाएगा बेटा, मैंने आपसे क्या मांगा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम बॉक्स 1। मतलब मेरी डिमांड क्या है कि मुझे बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। बॉक्स 1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, E1, व्हेन व्हाइट बॉल इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। देखो ना, इट इज फाउंड टू बी व्हाइट इन कलर, वो इवेंट हो चुका है। तो आप क्या बोल रहे हो, ए ऑलरेडी हो चुका है, अब बताओ E1 के होने की प्रोबेबिलिटी। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है बेस थ्योरम का, तो बेस थ्योरम में बेटा डिनोमिनेटर में क्या आता है, ये जो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली है ना, कि सर ये जो इवेंट हो चुका है व्हाइट वाला, इसके होने के कितने तरीके हैं, तो निकाल के रखें बेटा, 2 तरीके हैं। वो आपके बेटा यहाँ पे क्या कहाँ पे आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। सो ए के होने की प्रोबेबिलिटी आपकी डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो क्या हो जाएगा बेटा, पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए वन E1 हैज टेकन प्लेस, प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ A1 E2 हैज टेकन प्लेस। मतलब ये जो आपने निकाला है बेटा, ये आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाता है, क्योंकि ए निकालने के कितने तरीके हैं वो नीचे आ गए। दीज आर माई टोटल आउटकम्स, नाउ कम्स माई फेवरेबल आउटकम। तो बेटा अगर ये मेरे टोटल आउटकम्स हैं तो इन दोनों में से कोई एक ही फेवर में आएगा। मुझे कौन सा फेवर में चाहिए, बॉक्स 1 वाला। बॉक्स 1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, E1, और E1 के बारे में इन दोनों में से कौन बात कर रहा है, ये बात कर रहा है। बस इन दोनों में से बेटा एक को ऊपर ले आओ, दिस बिकम्स P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A when E1 has taken place। बस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, दैट इज P ऑफ E1 इज हाउ मच, 1/2 इंटू 4/10, अपॉन आप नीचे जाओगे तो 1/2 इंटू 4/10 प्लस 1/2 इंटू 5/10। ठीक है, डोंट कैंसिल एनीथिंग सो दैट आपके डिनोमिनेटर रिटेन रहे। 4/20 अपॉन 4/20 प्लस 5/20, आप नोटिस करोगे बेटा दिस इज 4/20 अपॉन 9/20। व्हेन यू कैंसिल इट यू रीच टू योर आंसर 4/9। सो योर आंसर कम्स आउट एज 4/9। सो आप नोटिस कर रहे हो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, वहां पे जो कॉमन इवेंट था उसकी निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉमन इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो जो स्टेज स्किप हुआ था क्वेश्चन की लास्ट लाइन आपको बताएगी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। सो ये एक डिफरेंस होता है टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के क्वेश्चन में। ठीक है, सो बेसिकली बेस थ्योरम इज डिपेंडेंट ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी ओनली, क्योंकि बेस थ्योरम के डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला आता है, और फिर उसी फॉर्मूले में से कोई एक जना ऊपर फेवरेबल बन के जाता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ बेटा अगर मेरे से पूछा गया होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2, तो यहाँ पे बस नीचे तो सेम रहता, ऊपर क्या आ जाता बेटा, ये उठ के आ जाता, P of E2 into P of A when E2 has taken place। So I hope बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दिस इज जस्ट कॉन्सेप्चुअल लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कम फॉरवर्ड विथ सम मोर वीडियोस बेस्ड ऑन बेस थ्योरम, जहाँ पे मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, प्रोवाइडेड आई गेट द काइंड ऑफ good response from you guys। So if you actually understood the concept, if you like the video, please do like, share and please do leave your comments कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड एट द सेम टाइम कि आपको इस कॉन्सेप्ट पे और थोड़ी क्लैरिटी चाहिए और किसी टाइप के क्वेश्चंस चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So this was all for today, thank you so much।